I am CA Sanjay Mundra from Calcutta, presenting before you Constitution Provisions of GST. 101 Amendment Constitution में आर्टिकल 246 ए लाया है। अल्कोहल को छोड़ दो, पेट्रोल को छोड़ दो, टोबैको में सब कुछ है, एंटरटेनमेंट छोड़ दो। जीएसटी कॉम्पेंसेशन स्टेट को सेंट्रल देगा। जीएसटी काउंसिल बनाई है। 1/3 वोट सेंट्रल का, 2/3 स्टेट का, हाफ कोरम हो, 3/4 मेजोरिटी। जीएसटी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। नाइस, चलो शुरू करें। लास्ट क्लास कहाँ तक पहुंचे थे ये बताओ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मुझे ये भी नहीं ध्यान है मैंने क्या क्या बता दिया। मैं पर साइड में लिखता हूँ। मैंने ड्यूअल मॉडल टैक्सेशन थोड़ा बहुत बोला, थोड़ा बहुत आईटीसी बोला, रजिस्ट्रेशन बोला, वैल्यूएशन के बारे में एकदम भी नहीं बोला, थोड़ा सा कैजुअल टैक्स पेयर एनआरटीपी के बारे में बोला, थोड़ा सा टीडीएस टीसीएस के बारे में बोला। आई होप थोड़ा सा एनुअल रिटर्न के बारे में बोला होगा। थोड़ा सा रिटर्न के बारे में बोला, एकदम भी नहीं बोला। आरसीएम के बारे में एकदम भी नहीं बोला, वो अलग बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बहुत थोड़ा सा बोला, लेकिन बोला। जीरो रेटेड सप्लाई बता दिया, ठीक। जीरो रेटेड सप्लाई बता दिया। इसको जीरो रेटेड सप्लाई क्यों कहते हैं? कंपोजिट स्कीम के बारे में कुछ नहीं बोला। कॉम्पेंसेशन से इसके बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने बता दिया। सम लिखा है बिठा कुछ नहीं। और बोलते जाओ, और क्या नहीं बोला। रिटर्न रजिस्ट्रेशन हो गया। पेमेंट के बारे में हल्का सा बोला होगा कि अगले महीने की 20 तारीख को पेमेंट होता है। 3 तरह के लेजर होते हैं, ई कैश, ई क्रेडिट, ई लायबिलिटी लेजर होते हैं। इनवॉइस के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं बोला, थोड़ा सा इनवॉइस के बारे में भी बोल देंगे। ओके, तो आज इन सब टॉपिक को अपने टच करके मूव करेंगे एंड देयर आफ्टर हमारा इंट्रो टॉपिक फिनिश हो जाएगा। जितना मैंने टॉपिक टच किया उतना ही टच नहीं भी किया, मतलब दोनों बराबर है। शुरू करते, इजी से स्टार्ट करता हूं। हैवी थोड़ा सा नोटिल हो जितने हो सकते, 2-3 जन और आ जाए। कॉम्पेंसेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट imposes a specific cess to collect fund for compensating state government. Compensating state government for loss of their revenue. ठीक है। The cess is termed as compensation cess and valid for 5 years. The cess is called compensation cess and valid for 5 years. Stop. It is levied at the rate 15% on the value of the product. It is levied at the rate 15% on the value of the product. यानी जिस वैल्यू पे जीएसटी लगता है उसी वैल्यू पे कॉम्पेंसेशन सेस लगता है। परफेक्ट, आगे बढ़े।
It is levied on tobacco, पान मसाला, तुम्हारा सब फेवरेट है सब, टोबैको, पान मसाला, लग्जरी कार, इन सब पे दीवाने हो आप, एसेट्रा। ये जो 15% रेट है फिक्स नहीं है, ये वैरीड फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है, जनरली 15%। यहाँ तक आप लोग को पता था, ये सारी बातें आपको पता था, ठीक है। एक छोटा सा सीन लेके आते हैं, आप बताना क्या होगा। हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस साल 18-19 में जीएसटी से रेवेन्यू कलेक्ट किया है। 18-19 में हमारी गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है रेवेन्यू से 100 करोड़, इजी डेटा। हाँ, इससे पहले कई सालों में इनका जो एक्साइज का कलेक्शन था वो था कभी 70 करोड़, कभी 80 करोड़, कभी 90 करोड़, ऐसे इनका अलग अलग ईयर में अलग अलग कलेक्शन था। 18-19 में उन्होंने जीएसटी से कलेक्ट कर लिया है 100 करोड़। अब आप बताओ, क्या इन्हें कॉम्पेंसेशन सेस से कोई पैसे मिलने चाहिए? कुछ भी कॉम्पेंसेशन होना चाहिए? नहीं, नहीं, आप लोग का मन बोलता है नहीं, लेकिन लॉ एकदम डिफरेंट है भाई, लॉ एकदम डिफरेंट है। जितना पहले आ रहा था उतना ही आएगा, तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो एक ग्रोथ रेट उन्होंने डाला, ग्रोथ रेट, और इन्होंने बोला नो नो, ऐसे थोड़ी चलेगा कि पहले 70-80 आ रहा था तो अभी भी 70-80 आएगा। तो उन्होंने ग्रोथ रेट डाला, दैट ग्रोथ रेट इज 14%। अब क्वेश्चन आता है, किसको बेस ईयर माने? किसको बेस ईयर माने? वो बोल रही 15-16, ये बोल रहे 16-17, 16-17, 16-17, वाई 15-16। ठीक है, चलो, आपने कहीं पे पढ़ा है कि बेस ईयर फॉर कॉम्पेंसेशन सेस शैल बी 15-16। नाइस, परफेक्ट, गुड, राइट आपका। वाई? चलो ठीक है, तो जीएसटी 17-18 में आया था, इसी लॉजिक से लोग 16-17 बोल रहे हैं, है ना? वही लॉजिक से आप लोग 16-17 बोल रहे हो। पर 16-17 हमारे ईयर का एक खास ईयर है, वो हमारे भविष्य में मतलब इतिहास बनते रहेगा। 16-17 लोग ऐसे डरेंगे 16-17 में ऐसा घटना हुआ था। डू यू रिमेंबर ऐसा क्या हुआ था? नोटबंदी, इकोनॉमी का बैंड बज गया था फॉर मैनी मैनी डेज। इसलिए 16-17 कोई भी हाल पे किसी भी चीज लिए इज नॉट अ नॉर्मल ईयर, वो एक नॉर्मल ईयर है ही नहीं। इसलिए हम लोग 16-17 को बेस ईयर नहीं लेंगे। आप ये सब एग्जाम में लिख के मत आ जाना प्लीज। हाँ, एग्जाम में बस इतना ही बोलना जितना वो बोली है। फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पेंसेशन सेस बेस ईयर शैल बी 15-16। तो 80 करोड़ आपका कलेक्शन हुआ था 15-16 में, तो 16-17 में भी एक्सपेक्ट, 17-18 में भी एक्सपेक्ट, और 18-19 में भी एक्सपेक्ट। क्या कर रहा है यार? अब ये बताओ, ये कैलकुलेशन बताओ कितना आ रहा है? 80 करोड़ इंटू 1.14 टू द पावर 2, कितना आया ये? वो मेरे पास भी कैलसी है यार, मेरे पास भी कैलसी है। मेरा आया 118.52, 118.52। चेक करो तो एक बार, यही आ रहा है ना? नहीं, आपका सही है, 103.968। ओ, ये गड़बड़ हुआ है यार, ये गड़बड़ हुआ है। हाँ, वही मैंने बोला हुआ क्या। 80 इंटू 1.14, फाइनली वो जो पहले लिखे तो वही सही था, 118.523।
और अभी आपको कलेक्शन कितना आया 100 करोड़। तो हमारा लॉ बोलता है भैया इसको कॉम्पेंसेशन से इसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन शैल बी 18.523। आई होप क्लियर। 2 लाइन और लिखते हैं फिर एक सम लिख लेते हैं इसके ऊपर। द बेस ईयर फॉर कंप्यूटिंग बेस ईयर फॉर कंप्यूटिंग कॉम्पेंसेशन, base year for computing compensation shall be 1516. Base year for computing compensation shall be 1516. Stop. Growth rate shall be 14%. Stop. Para change. Illustration. West Bengal government had a total collection of revenue. West Bengal government had a total collection of revenue in the year 1516 was 200 crore, out of which collection from alcohol was 40 crore, comma, collection from PCDNA, collection from PCDNA 30 crore. Stop. In the year 1920, it had GST collection. In the year 1920, it had GST collection 165 crore. Find compensation receivable, if any. Find compensation receivable, if any. 1 मिनट लेगा, निकाल दो। मेरा तो आंसर आ गया। हाँ परफेक्ट भाई, हम लोग का तो आ गया आंसर 2 जन का। हाँ क्या बोला आपने आंसर? लाउडर। 35 नहीं, मेरा तो है 54.56। बहुत टाइम ले रहे हो यार। पहले बताओ, आपने 200 को बेस माना कि 130 को बेस माना? तो क्या आपको पता है 200 का कलेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें से 40 तो अल्कोहल है, वो तो अभी भी कलेक्ट हो रहा होगा, उससे में कोई मतलब नहीं है। पीसीडीएनए से 30 का कलेक्शन हो रहा है, वो तो अभी भी हो रहा होगा, उससे में कोई मतलब नहीं है। तो 200 में से आप 40 और 30 को हटा दीजिए, तो आपका वो आइटम जो जीएसटी में सब्ज्यूम हो गया, उससे रेवेन्यू आ रहा था 130। यदि 15-16 में आ रहा था 130,
और ग्रोथ रेट यदि 14% है तो यहाँ पे आना चाहिए 1.14, 17-18 में आना चाहिए 1.14 टू द पावर 2, 18-19 में आना चाहिए 1.14 टू द पावर 3। हमारा ईयर कौन सा है? हमें बोला हुआ 1920 में इतना आया, तो 1920 में आना चाहिए इतना, आना चाहिए 219.56 ये भाई इतने मान लेते हैं। और एक्चुअल कलेक्शन कितना हुआ? 165। तो भैया कितने कॉम्पेंसेशन बनता है? मैडम आप मेरे को बताओ ना, आपको डाउट क्या है, मैं देख लेता हूँ। ग्रोथ रेट 14%, 15 ले लेंगी तो और आएगा, आपने तो और कम आया है। आप यहीं पे ठहर ली, आप 18-19 के बेसिस पे निकाल लिए। क्लियर? नहीं? चलो ठीक। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक हुआ कॉम्पेंसेशन सेस व्हाट वी वर डूइंग। अब हम लोग अपने नए टॉपिक में आ जाते हैं। कुछ नया बताता हूँ आपको। ऐसा सब एग्जाम में 3 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। बहुत सिंपल है ये। ओके, द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंपोजिट स्कीम। ये बहुत आसान सा है। कंपोजिट स्कीम। What is it exactly? क्या कुछ है क्या स्मेल यार? इरिटेशन। जब जीएसटी लॉ नया नया आया तो बहुत सारे लोग नाराज हो रहे। वाई? बिकॉज 37 रिटर्न झमेला। जीएसटी लॉ नया जब आया तब तो 37 रिटर्न के साथ ही आया ना। महीने में 3 रिटर्न, साल के 36 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न। तो 37 रिटर्न तो भैया भरेंगे नहीं हम लोग, इतना कौन भरेगा। दूसरा, जीएसटी की रेट 28%, वो अपने आप में एक इरिटेटिंग फैक्टर। 5, 12, 18, 28, तो 5, 12 तो किसी को नज़र नहीं आता, सबको 28 नज़र आता है। तो 2 इरिटेशंस नज़र आ रही थी, इसलिए पब्लिक बाउंस करेगा, ये बात उन लोग को पहले से ही पता था। हर लॉ में ऐसे ही होता है। एक्साइज लॉ में भी यही था, वैट लॉ में भी यही था, कंपोजिशन स्कीम, कि जो बहुत ही छोटे से ट्रेडर है उनसे अपने को कुछ मिलना है नहीं, और वो हुज्जत बहुत करते हैं। जैसे हम लोग क्लास 4 को भी पढ़ाते हैं सपोज, तो उससे कुछ रेवेन्यू आना जाना है नहीं, और हुज्जत बहुत है। हाँ, तो ये छोटे जो डीलर्स होते हैं ना, ये ना तो हमें कोई रेवेन्यू देते हैं और ना ही कोई सुकून। तो इनको बोला यार इनका क्या करें। यदि कल जीएसटी में कोई आंदोलन होता तो सबसे पहले छोटे लोग जाते सड़क पे खड़े हो जाएंगे। तो बोला इन लोग के लिए अलग स्कीम बना दो ताकि इनको ज़्यादा परेशानी ना हो। उनकी परेशानी का रीज़न भी, उनके पास एम्प्लॉयज़ नहीं है, हैंड्स नहीं है, वो खुद ही सारा काम करते हैं। तो ऐसे में वो 37 रिटर्न कहाँ से भरेगा। तो हमारे लॉ ने बोला कि जो लोग जिनका टर्नओवर 75 लाख तक है वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, और जो कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा उनको सिर्फ 1% टैक्स देना है। खत्म। न 5, न 12, न 18, न 28, सिर्फ 1%। और उनको कोई साल में 37 रिटर्न नहीं भरने, उन्हें क्वार्टरली 1 रिटर्न भरना है। खत्म। यानी साल में 4 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न, सिर्फ 5 रिटर्न आपको भरने। लो, आराम ही आराम। आप 2 चीज ले रहे थे, 37 रिटर्न कौन भरेगा, तो चल भाई 5 रिटर्न तो भरेगा, उतना तो भर ही दूंगा। और आप 28% टैक्स तो ले रहे थे, हटाओ 1% टैक्स, तो आपको वो भी आराम मिल गया। अब हर तरफ तो आराम मिलेगा नहीं, कुछ हम आपसे लेंगे भी। तो हमने बोल दिया बस अब आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, दुख, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा,
और दूसरा दुख, ये टैक्स आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बात क्लियर? बाद में इनको लगा कि 75 लाख बहुत कम पड़ रहा है, बहुत सारे लोग अभी आंदोलन में और उतरेंगे, तो इन्होंने इसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया, फिर और बाद में बढ़ा के अभी 1.5 करोड़ कर दिया। राइट नाउ हमारा लॉ है कि कोई भी बंदा जो कंपोजिशन स्कीम में आना चाहता है तो उसकी कंडीशन है कि उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 150 लाख। दूसरा, उसको 1% टैक्स देना है। तीसरा, उसको आईटीसी नहीं, तीसरा उसको रिटर्न क्वार्टरली भरना है। चौथा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। और पांचवा, उसको टैक्स अपनी जेब से देना है। ठीक है, फिर इन्होंने पता नहीं क्या इनको लगा, फिर इन्होंने पॉइंट और डाल दिया। ये पॉइंट सर्विस पे नहीं लगेगा, ये पॉइंट सिर्फ सप्लायर ऑफ गुड्स पे लगेगा। तो हम सर्विस वाले बेचारे ऐसे ही रह जाए, हम तो 18 थे, 18 पे रह जाए। और दूसरा इन्होंने दुख और डाल दिया कि जो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करता है उनको ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अब सब मिला के बहुत ही छोटा सा ऐसा दायरा हो गया, सिर्फ वो जो सड़क पे आपको रिटेल काउंटर्स नजर आती है ना, उनको ऊपर ये एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ के नीचे हो। तो रिटेल काउंटर्स उसको बहुत ही हैप्पीली एक्सेप्ट किया कि चलो भैया 1.5 करोड़ तक हम लोग को कुछ करना नहीं है, खाली सेल जोड़नी है और 1% टैक्स गवर्नमेंट को दे देना है। 1% टैक्स दे दिया, हमारा काम खत्म। इसकी लिमिट आज की डेट में 1.5 करोड़ है, बहुत बड़ी बात है ये। चलो भाई, वेबसाइज वैट में कुछ नहीं था, ये सब 20-25 लाख पे थे। सर्विस टैक्स में इसको सीधा उठाते 1.5 करोड़ पे रख दिया, बहुत बड़ी बात है। मतलब जीएसटी में सीधा उठाते 1.5 करोड़ पे रख दिया। इकलौता दुख था क्या, ये सर्विस वालों पे क्यों नहीं है। तो अभी इन दिनों में लास्ट 4-5 महीनों में फिर एक चेंज आया, एक नोटिफिकेशन लाया गया, उसका नाम रखा गया नोटिफिकेशन 2/2019। ये क्या है, सेक्शन 10। वो क्या है, नोटिफिकेशन 2/2019। उसमें बोला गया कि जो लोग सर्विस में है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं। यदि आपका टर्नओवर 50 लाख तक है तो आपको जीएसटी सिर्फ 6% देना है। वहां पे क्या था, 1.5 करोड़ वालों को जीएसटी सिर्फ 1% देना है, सर्विस वालों में 50 लाख तक का टर्नओवर है तो जीएसटी सिर्फ 6% देना है। वही बात है, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको साल में 4+1 5 रिटर्न भरना है और आपको 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 ये टैक्स अपनी जेब से देना है। तो 50 लाख वाले जो छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी रिलैक्सेशन हो गया। बहुत सारे टीचर्स इसमें आ गए। 50 लाख इज जेन्युइन अमाउंट, तो 50 लाख से थोड़ा ऊपर भी जाता है तो हम लोग मैनेज करके नीचे दिखा देते हैं। तो 50 लाख इज ए जेन्युइन अमाउंट। यदि साल का किसी का 2-3 करोड़ का टर्नओवर भी है तो 3-4 फाइल में तोड़ ताड़ के 50 लाख तक दिखाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही वेलकम प्रोविजन है। जहां हम लोग 18% टैक्स दे रहे तब हम लोग 6% टैक्स में आ जाए। बात क्लियर? फाइन। दोनों की स्कीम एकदम पैरेलल है, एकदम पैरेलल, सेम। जो कंडीशन से आए वो कंडीशन से आए। अब तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए जो दिमाग में आया नहीं, पता नहीं क्यों, कि जो गुड्स में डील करता है उसके लिए सेक्शन 10, जो सर्विस में डील करता है उसके लिए नोटिफिकेशन 2/2019, और जो दोनों में डील करता है उनके लिए क्या। तो हमने बोला भैया देखो, मेनली गुड्स है और बहुत ही थोड़ा सा सर्विस है, तब तो आप सेक्शन 10 में आ जाओ। तो सब बहुत ही थोड़ा सा क्या डेफिनेशन, 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर। यदि आप मेनली गुड्स में डील करते हो, आपकी बहुत ही थोड़ी सी सर्विस है, विद इन 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवरेज हायर, इतनी सी आपकी सर्विस है, तब तो आप सेक्शन 10 में आ जाओ। लेकिन यदि आपका मोटा मोटी अच्छा खासा है, गुड्स एंड सर्विस मोटा मोटी ठीक ही है, बराबर ही है, तो फिर आप नोटिफिकेशन 2/2019 में चले जाओ। तो सपोज मेरा 12 लाख की गुड्स बिकती है और 15 लाख की सर्विस बिकती है, तो फिर मैं आ जाऊंगा नोटिफिकेशन 2/2019 में। और यदि मेरी कोई 3-4 लाख की सर्विस है और मेरा कोई 90 लाख का गुड्स है, तो मैं आ जाऊंगा सेक्शन 10। विच वन इज बेनिफिशियल? ऑब्वियसली सेक्शन 10। 1% देना पड़ता है, यहाँ 6% देना पड़ता है। बात क्लियर? जब ये कंपोजिशन स्कीम आया ना, तो ये बहुत झाड़ खाया, बहुत झाड़ा खाया। इसलिए झाड़ा खाया मैं बताता हूँ।
जब हम लोग बोलते थे आपका टर्नओवर 150 लाख के अंदर होगा तो आप कंपोजिशन स्कीम में आएंगे. व्हाट डू मीन बाय टर्नओवर? तो इन्होंने बोला एग्रीगेट टर्नओवर. व्हाट डू मीन बाय एग्रीगेट टर्नओवर? पैन इंडिया टर्नओवर. इट इंक्लूड्स टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई बोथ. इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स की बातें हटा दो. एक्सपोर्ट्स वाले कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब होता है इंटरेस्टेड सप्लाई. एक्सपोर्ट इज टर्म्ड एज इंटरेस्टेड सप्लाई और इंटरेस्टेड सप्लाई वाले कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते. तो वापस उसी मेन बात पे आते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर मतलब पैन इंडिया टर्नओवर एंड इट इंक्लूड्स एग्जेम्प्टेड सप्लाई. अब सपोज मेरी दुकान है, छोटी सी दुकान है, मेरा कोई 70 लाख का सेल होता है. हम लोग पेन पेंसिल स्टेशनरी ये सब बेचते हैं. साल का 70 लाख का टर्नओवर होता है. तो मैंने गवर्नमेंट के पास गया, मैंने बोला सर मेरा कंपोजिशन स्कीम कर दीजिए. ये उस जमाने की बात है जब सर्विस का वो 5 लाख वाला प्रोविजन नहीं था. जीएसटी लॉ तो धीरे धीरे रिफाइन हो रहा है ना. सर्विस का 5 लाख वाला प्रोविजन नहीं था कि 5 लाख तक की सर्विस दे सकते, वो बात नहीं थी. ठीक है. तो हम लोग गए भी कि भैया हमारा तो कंपोजिशन स्कीम कर दीजिए. तो उन्होंने बोला भाई कंपोजिशन स्कीम आपकी कर दी, आप खाली गुड्स में डील कर दो. हमने बोला हाँ जी सिर्फ गुड्स में डील करते हैं, स्टेशनरी में. सर्विस कुछ भी नहीं है. नहीं है. कोई प्रॉपर्टी होती भाड़े पे दिया होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी भाड़े पे देना है जो सर्विस. हम ठहरे दरिद्र इंसान, हमने बोला भैया वो भी नहीं है, हम खुद भाड़े की प्रॉपर्टी में रहते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. एक काम करिए आप अपने बैलेंस शीट के पेपर ले आइए. हम लेके चले गए, दिखा दिए. वो ये क्या है? हमने बोला क्या क्या है? बोला आपने तो एफडी कर रखी है. हमने बोला वो तो है, 50 लाख की एफडी है. अच्छा तब तो इससे इंटरेस्ट आता है. हाँ. अरे तब तो ये भी तो एक सर्विस हुई ना, आप बैंक को सर्विस दे रहे हो, बैंक आपको बदले में इंटरेस्ट दे रहा है. ये सर्विस है, हटिए नहीं आएगा, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते. अब पब्लिक का आंदोलन साला लॉ बनाया कि क्या बनाया, ये तो मतलब है फिर कंपोजिशन स्कीम हटा दो तुम. ऐसा कौन सा घर मिलेगा जिससे घर में एफडी ना हो? भले 2 लाख की हो, 10 लाख की हो, 50 लाख की हो, भले 40,000 की हो, भले 10,000 की हो. ऐसा कौन सा घर होगा जहाँ पे एफडी नहीं होगी? ऐसे क्या सब दरिद्र बैठे थे यहाँ पे जो? अब पब्लिक मार पत्थर मारा. फिर लोग सुधरे. फिर उन्होंने बोला अच्छा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विल नॉट बी काउंटेड इन एग्रीगेट टर्नओवर. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विल नॉट बी काउंटेड इन एग्रीगेट टर्नओवर. न तो वो 150 लाख में काउंट होगा और न ही वो 50 लाख में काउंट होगा. वो किसी में काउंट नहीं होगा. चलो एक छाड़ खाया लेकिन चीज सुधर गई. वापस फिर इन्होंने बोला भाई थोड़ी बहुत सर्विस हो ही जाती है, चाहे कितना भी कर लो. यदि मेरी दुकान है स्टेशनरी, चलो मेरी घड़ी की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, तो कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाता है, दादा हमारा थोड़ा मोबाइल रिपेयर कर दो, थोड़ा बहुत पैसा लगता है ले लो. हम लोग चलो ट्राउजर्स बेचते हैं, तो ट्राउजर्स बेचने वाले फिर बोलते भैया हमारा थोड़ा साइजिंग कर दो आप उसको, तो इसमें हम लोग 20-50 रुपया ले लेते हैं. तो थोड़ी बहुत तो सर्विस दुकानदारी में हो ही जाती है. तो फिर इन्होंने इसको बोला अच्छा थोड़ी बहुत सर्विस दे सकते हो अप टू 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर विच एवरेज हायर. लेकिन ये काउंटिंग करते समय भी 5%, 5 लाख, ये 5 लाख का काउंट करते समय भी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट काउंटिंग में नहीं आएगा. टू बी नोटेड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ना तो 150 लाख में आएगा, ना 5 लाख की काउंटिंग में आएगा, और ना 50 लाख की काउंटिंग में आएगा. और 50 लाख में तो ऐसा कुछ है नहीं 5 लाख और 10%, बिकॉज वो तो गुड्स एंड सर्विस दोनों पे एप्लीकेबल है. जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता वो नोटिफिकेशन 2019 में आ जाए. बात क्लियर? ओके. ये सबको क्लियर रहता है. ये जिनको पढ़ाते हैं सब बोलते हैं हाँ ठीक ही है. पहले इतना लिखते हैं, फिर एक छोटा सा एप्लीकेशंस देता हूँ, आप बताना क्या होगा. हमने तो अभी तक हार्डली तो एक पेज ही नोटिस लिखी है. एक पेज छोड़ो आगे बढ़ जाओ, है ना. हार्डली एक पेज. हैव द टाइटल छोटा सा कंपोजिशन स्कीम. एनी सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 150 lakh. Any supplier whose aggregate turnover is up to 150 lakh can opt composition scheme. Can opt, can की जगह may भी लिख सकते हो. May opt
composition scheme. In such case, rate of GST shall be 1%. 1% क्या चीज था? 1% मतलब क्या? 1% CGST या 1% दोनों मिलाते? 1% दोनों मिलाते. 0.5 plus 0.5 लिख लो. In such case, rate of GST shall be 1% within bracket 0.5 plus 0.5. ITC is not available. ITC is not available. फिर अभी जब पब्लिक, जैसे पब्लिक डोमिनेट करता है ना, गवर्नमेंट एकदम हिल जाती है. पब्लिक का बहुत बड़ा पावर है. फिर इन्हें लगा कि यार ये कंपोजिशन स्कीम वाले जो लोग हैं, यही तो पब्लिक है हमारी मेन, ये नाराज हो रही है जीएसटी को लेके. तो इन्होंने जीएसटी में एक और रिलैक्सेशन डाल दिया कि ये कंपोजिशन स्कीम वालों को कोई रिटर्न नहीं भरना, क्वार्टरली एक रिटर्न भी नहीं भरना. इनको बोलो साल में एक रिटर्न भर दे. तो जो इनका GSTR 4A था, जो हमेशा क्वार्टरली भरा जाता था, अब वो अमेंडेड होकर साल में एक बार भरना है. कब? साल के अंत में 30 अप्रैल तक. तो सर यही इकलौता रिटर्न? हाँ. तो फिर एनुअल रिटर्न का सवाल ही नहीं उठता. तो यही आपका एनुअल रिटर्न है. तो भैया जो साल में 5 रिटर्न थे वो 1 रिटर्न हो गया. यस. सेम 2019 में भी. हाँ. तब तो सब बहुत ही आराम हो गया. यस. 150 लाख के नीचे टर्नओवर रखो, साल में 1 रिटर्न भरो, 1% टैक्स तो हो गया अपना. तो जीएसटी भाई, जीएसटी आता है, खत्म. ओके. लेकिन रिटर्न भले ये लो मंथली ले ले, सॉरी एनुअली ले ले, पैसा तो दे भाई, सबको बड़ी है. तो पेमेंट आपको क्वार्टरली करना है, क्वार्टर एंड के बाद 18 तारीख को. लेकिन रिटर्न आपको एनुअली भरना है. पैसा भरना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप ऑनलाइन दे भर दी, बस खत्म. आओ ले क्या. सच पर्सन शैल पे जीएसटी ऑन क्वार्टर बेसिस. सच पर्सन शैल पे जीएसटी on quarter basis, on quarterly basis, on 18th of next month, 18th of next month, from end of quarter, from end of the quarter. Clear हो गया? Stop. Such person shall file single return. क्या वर्ड? हाँ. सिंगल रिटर्न GSTR 4A ऑन 30th अप्रैल, 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो सर 5 रिटर्न का 1 रिटर्न हो गया. ये तो बहुत ही सहूलियत हो गई. हाँ जी. वाह. स्टॉप. GST need to be paid out of pocket. GST need to be paid out of pocket and cannot be recovered from customer. And cannot be recovered from customer. वाह भाई वाह. All branches must opt GST. All branches must opt composition scheme together. यदि आपकी 4 ब्रांचेज है तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे 2 ब्रांचेस तो कंपोजिशन में रख लीजिए, 2 ब्रांचेस तो नॉर्मल में रख लीजिए. All branches must opt composition scheme together. Together. Stop parasites. A person who, नहीं इसी में लिखो. A person who is having value, a person who is having value of supply of service up to 5% of, up to 5% आ दिया, up to 10% of turnover,
or rupees 5 lakh, whichever is higher, may opt composition scheme. May opt composition scheme. Stop para change. Lending, borrowing, depositing shall not be treated as service. Yes, बोल दूं. Lending, borrowing, depositing shall not be counted in 5 lakh oblique 150 lakh. 5 lakh oblique 150 lakh. तो मैंने जितना बोला मैंने सब लिखा दिया. वो रह जाती इंटरेस्ट रेट सप्लाई वाले कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते. लिख लेते हैं. अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, a person who is engaged in interest rate supply cannot opt composition scheme. तो ऑब्वियस सी बात है यार. स्टॉप पैरा चेंज. छोटा सा टाइटल दीजिए. नोटिफिकेशन 2/2019. नोटिफिकेशन 2/2019. यह भी आया 8 मार्च 2019 को आया. ठीक है. अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, supply of goods or service or both, having aggregate annual turnover up to 50 lakh. वापस बोलूंगा. Having aggregate turnover, annual का मतलब ही नहीं है. Having aggregate turnover in last financial year up to rupees 50 lakh may opt नोटिफिकेशन 2/2019 स्कीम. नोटिफिकेशन 2/2019 स्कीम. अजीब सी बात है, इन्होंने इसको कोई नाम नहीं दिया. सेक्शन 10 को नाम दिया हुआ कंपोजिशन स्कीम, इसको उन्होंने कोई नाम नहीं दिया. वो अभी तक नोटिफिकेशन 2/2019 स्कीम बोलते हैं. स्टॉप. इन दिस स्कीम रेट ऑफ जीएसटी शैल बी 6% विद इन ब्रैकेट 3+3. comma ITC not available, comma quarterly payment single return, quarterly payment single return, comma no interest rate supply, no interest rate supply. लो भाई खत्म कर इसको. $50 लाख लिखा है ना. ओके ओके. पैरा चेंज इलस्ट्रेशन. अब आप मुझे बताओ कि ये जो स्कीम है ये ऑप्शनल है. ऑप्शनल है मतलब मैं ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ. मतलब वही बात आ रही थी, बस है उसे 2 दरवाजे, तो इस दरवाजे से जाऊं कि इस दरवाजे से जाऊं. तो आप बताओ जाऊं कौन से दरवाजे से जाऊं. पब्लिक बहुत परेशान थी. बहुत कंपोजिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. आप क्या बोलते हो? क्यों क्यों? रेट ऑफ टैक्स 1% है, लेकिन वो कस्टमर से नहीं लेना है, अपने तो जेब से देना है. ये बोल रही है कि कंपोजिशन स्कीम लेना चाहिए. ये बोल रहे हैं सपोज मेरा टर्नओवर 140 लाख, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए. क्यों?
1,40,00,000, हाँ 1% 1,40,000 हो जाएगा, हाँ लो अब इसकी बात सुनो, ये बोल रहा है 140 लाख का यदि आपका टर्नओवर है तो उसका 1% हो जाता है 1.4 लाख, बहुत ज़्यादा हो जाएगा इतने में, तो ले इसमें तो बहुत सारा रिटर्न हो जाएगा, 2000 में ही रिटर्न होता है, क्या लेना चाहिए भाई, क्या क्या इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, ये तो ऐसे ही बकवास कर रहे थे। टैक्स रेट कम है, ठीक है, छोड़ो इन सबको, थोड़े लोग बोल रहे कंपोजिशन स्कीम ले लेना चाहिए, आप बोल रहे हो नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको 1.4 लाख का नुकसान नजर आ रहा है। सपोज जीएसटी का कंपोजिशन स्कीम नहीं लेते हैं तो जितने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करना, जितने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं उन सब के लिए मुझे कम से कम एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अंगूठा छाप, 15,000 रुपया मेरा महीना लग जाएगा। मैंने देखा एक धन का आदमी है 15,000 रुपया ले रहा, मैंने कैलकुलेटर चलाया, 15,000 इंटू 12 1,80,000 लग रहा है। अब बताओ मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अब वो सब मत बोलना 2,000 में रिटर्न होता है, प्लीज वो सब आर्ग्यूमेंट मत करना। जितना रिटर्न भरना पड़ता है मेरे को लगता है 15,000 रुपया मेरा महीना लग जाएगा, हमें 1,80,000 रुपया लग जाएगा। नहीं लेना चाहिए, ओके, मतलब कॉन्सेप्ट सब तरफ तबाही है। मैं आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है कि आप पहले ये बताइए कि आपके कस्टमर कैसे है। कंपोजिशन स्कीम जब भी हम लोग से कोई पूछता है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हम लोग से दो बात पूछते हैं, आप किसको बेचते हो, आप किससे खरीदते हो। तो जनरली आंसर मिलता है भैया हम लोग की तो मारवाड़ी कम्युनिटी है, आप तो फैक्ट्री से मंजाला, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेगा, मतलब वी परचेज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, वी परचेज फ्रॉम द फैक्ट्री, ओके, एंड टू हुम डू यू सेल, तो वी सेल टू sometime distributors, sometime wholesalers, sometime retailers, both, okay. तो what price do you imagine to charge? Normal price जो मार्केट में चल रहा है वही लेना है। तो मार्केट में बात बाती ने तो जीएसटी लिया हुआ है, मतलब नॉर्मल स्कीम में है, तो वो लोग कैसे चार्ज करते हैं, वो 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं, 18% जीएसटी लेते हैं। कस्टमर बाउंस करता है, नहीं सभी दे रहे हैं, हम बिलो भी वही ले रहे हैं। देन वी सजेस्ट, यदि आपका कस्टमर जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज करने पे बाउंस ना करे, जैसे स्टूडेंट से यदि हम लोग जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो स्टूडेंट बोलेगा अच्छा ठीक है, फिर मतलब बाउंस करेगा, 18% और ले तो बाउंस करेगा, क्योंकि स्टूडेंट को खर्चा नजर आ रहा है। लेकिन यदि स्टूडेंट की जगह सपोज हम लोग अपने पब्लिशर से लेते हैं जीएसटी, जैसे हम लोग अपने दूसरे कोचिंग सेंटर फ्रेंचाइज से लेते हैं जीएसटी, तो दे डोंट बाउंस, बिकॉज उनको आईटी से मिल जाता है। बोलते मुंद्रा जी जीएसटी ला तो बिल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को आईटी से मिल जाएगा। तो दे डोंट बाउंस, तुम लोग बाउंस करोगे क्योंकि तुम्हारा वो खर्चे में ऐड हो जाता है, उनको उसका आईटी से मिल जाता है। तो मैंने पूछा आपके कस्टमर बाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे, बोला नहीं कस्टमर तो बोलते हैं जीएसटी लगा तो हम आईटी से ले लेंगे। इन दैट केस आपको किसी भी सूरत पे कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना चाहिए, किसी भी सूरत पे। एक खर्चा, एक लॉस जो इसने आपको बताया कि जब कस्टमर जीएसटी देने के लिए रेडी है तो 1% ही सही, आप अपनी जेब से क्यों देंगे? वो बोल रहा है ना जीएसटी ला दो बिल ला दो, हाँ तो फिर आप जीएसटी ला दो बिल ला दो, आपको क्या है, आप कंपोजिशन स्कीम में जाएंगे तो 1% आपको जेब से देना पड़ जाएगा। आप भीतर ही भीतर सोच रहे हो कि यार तो फिर अपने जहां 100 लेते हैं वहां 101 ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, जहां 100 लेते हैं वहां पे 101 ले लेंगे, 102 ले लेंगे। एक ये बात बताते। दूसरा, आपको आईटी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझो आप इसको। चंदन सिंह, समझो कितना जोर का नुकसान हो रहा है। ये है इनवॉइस, ये मेरा परचेज इनवॉइस है। सपोज मैंने इस साल 70 लाख का माल खरीदा, सपोज इसमें मेरा जीएसटी लगा 18%,
70 लाख का 18% होता है 12.56, 82.56 मैंने दिया है, ठीक है। यह है मेरा सेल इनवॉइस। सपोज इस साल मैंने 100 लाख का माल बेचा है। अब तुम बोल रहे हो कंपोजिशन स्कीम ले या ना ले। सपोज हम लोग नहीं लेते हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा? 100 लाख। 100 लाख हमारी सेल है और जीएसटी जो भी देना वो हमें अपनी जेब से देना है। तो बताओ पीएल क्या बना? सेल 100 लाख, जीएसटी 1, खर्चा, और यहाँ पे ये खर्चा परचेज का खर्चा कितना हो गया? 82.56। नेट प्रॉफिट कितना हो गया? 18, 99, 17.56, 44, 17.44, सही है? चलो 16.44 हटाओ इसको। यदि मैं कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाता हूं तो मेरा परचेजेज वही हुआ 70 प्लस 12.56, 82.56। इस बार मैंने सेल बनाया 100 का, मैं कस्टमर से जीएसटी लूँगा क्योंकि मैंने कंपोजिशन ऑफ नहीं की है। आपको नज़र आता है कि क्या फ़ायदा, ले के जमा करना है, 18 लेगा 18 जमा करेगा, तेरे को क्या फ़ायदा होगा? मैं बताता हूँ क्या फ़ायदा होगा। ये जब मुझे 18 जमा देना रहेगा तो बताओ मैं गवर्नमेंट को कितना दूंगा? कितना दूंगा? यानी मैंने कस्टमर से कितना झाड़ा? 18, गवर्नमेंट को कितना दिया? 5.44। मैंने कस्टमर से कितना झाड़ा? 100, 18, और गवर्नमेंट को कितना दिया? 5.44, 12.56 मेरी जेब में सीधा। अब यदि पीएल बनाओ तो मेरा सेल माना जाएगा 100 जीएसटी छोड़ के, मेरा परचेज माना जाएगा 70 आईटीसी छोड़ के, और मेरी नेट प्रॉफिट मानी जाएगी 30। और ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 1 लाख 2 लाख का डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस 13 लाख समथिंग का है। द रीजन बिहाइंड डिफरेंस, पहले मुझे बताओ डिफरेंस कितना है? भाई कैलकुलेटर नहीं चाहिए। 13.56, हाँ 13.56 का डिफरेंस है, एंड द डिफरेंस इज ड्यू टू आपकी आईटीसी मरी 12.56 और आपको जीएसटी अपने जेब से देना पड़ा 1 लाख, ये वाला। इस तरीके से आपको 13.56 का नुकसान हो रहा है। एक तो अपना आईटीसी मर रहा है, दूसरा जीएसटी जेब से दे रहे हैं 1 लाख। तो भले मेरे को 1,80,000 का स्टाफ भी रखना पड़े तब भी मैं बोलूँगा भैया मैं तो कंपोजिशन स्कीम नहीं लूँगा, क्योंकि इससे मेरा सीधा सीधा आईटीसी का नुकसान हो रहा है। ये अमाउंट एग्जैक्ट, इतना बड़ा अमाउंट का मुझे नुकसान हो रहा है। ये पीएल समझ में आया था? ये पीएल समझ में नहीं आया? सब क्लियर ना? इसलिए किसी भी सूरत पे आपको कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना चाहिए अनलेस नंटे आपका कस्टमर बाउंस कर जाएगा। अब यदि आप ये बोलो कि कस्टमर देगा ही नहीं इतना रुपया, 118 कस्टमर देगा ही नहीं, दाम 100 रुपया है, कस्टमर पर 100 ही देगा, 118 कस्टमर देगा ही नहीं, वो बोले जो लेना ले 100 के अंदर ले, तब मैं बोलूँगा ठीक है आई विल गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेकिन यदि कस्टमर राजी राजी मुझे जीएसटी देने के लिए रेडी है, देन आई विल ऑलवेज गो फॉर, आई शुड ऑलवेज गो फॉर सेक्शन 9 नॉर्मल स्कीम, क्योंकि ये पैसा जो आता है ना ये सब्सटेंशियली तो मेरी जेब में ही आ जाता है। मैं बहुत थोड़ा सा अमाउंट गवर्नमेंट को देता हूँ। हाँ, तो जिनके पास आईटीसी है उन्हें कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाना चाहिए अनलेस उनके कस्टमर बाउंस करते हो तो। हाँ, ये बात क्लियर फॉर एवर जहन में बैठा या और बैठा दूं? और बैठा दूं? अकाउंट्स ऐसा था 11-12 में, अच्छा था, अच्छा ठीक है। कितना था? हाँ मार्क्स से कोई वैल्यू नहीं है, मार्क्स तुम छोड़ दे, वो तो मेरा टैक्स में 44 आया था, इसको छोड़ना। ऑडिट में मेरा 83 आया था सीए फाइनल, टैक्स में 46 समथिंग आया था, मार्क्स छोड़, अकाउंट्स है कैसा?
अच्छा ठीक, मैं तो आईटीसी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो डेबिट क्रेडिट आता है ना आपको, बस बढ़िया। मेरे पास दो चॉइस है, मैं सेक्शन 10 में जाऊं कि सेक्शन 9 में जाऊं। सेक्शन 10 मतलब कंपोजिशन स्टीम, सेक्शन 9 मतलब नॉर्मल स्टीम, नॉर्मल स्टीम। चलो बढ़िया बात। मेरी डिटेल मेरे पास एकदम क्लियर है। मेरी डिटेल मेरे पास एकदम क्लियर है कि मैं परचेज करता हूं 80 प्लस 12%, डेटा चेंज कर दिया मैंने। मेरा सन्ड्री एक्सपेंडिचर है 4 लाख और मेरी सेल होती है 120 लाख, एक्सक्लूडिंग जीएसटी है ये अमाउंट। अब ओपी जीएसटी की रेट है 18%, देख लो भैया, चलो 12% देख लो भैया, पसंद आता है तो, और नहीं तो फिर रेट कंपोजिशन स्कीम में तो सबको पता है 1% रेट है। मेरे से पूछा जा रहा है मैं सेक्शन 9 में जाऊं या नहीं जाऊं, तो मैंने बोला ठीक है एक बार 10 में चलते हैं। 10 में चलते तो पीएल बनाते हैं, पीएल नहीं कैश बुक बनाते हैं, ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। कैश बुक इज अ नाइस वे टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, क्योंकि कितना पैसा आया कितना पैसा गया ये सबसे आसान होता है समझना। तो बताइए यदि आपने सेक्शन 10 ऑप्ट किया है तो आपको जीएसटी चार्ज करने मिलेगा क्या? नहीं। तो फिर आपका सेल कितना होगा? 120। सेल से पैसा कितना आया? 120 था। सेल से पैसा कितना आया? 120 था। कस्टमर तो आपको जीएसटी देगा नहीं। आपके खर्चे कितने हो गए? सर 4। और आपके परचेज का कितना लगा? सर 80 लगा था, 9.6 का जीएसटी लग गया। अपने जेब से पैसा आउटफ्लो हुआ 89.6, और अभी हमें 1% जीएसटी और देना है। ये पैसे आए, ये सारे पैसे गए, कोई डाउट है क्या? सरप्लस इतना बचा देख लो, 90, 94, 16, 15.2। हाँ, यदि मैं सेक्शन 9 में जाता हूं तो मुझे कस्टमर जीएसटी का पैसा दे देगा, तो मेरे कस्टमर से मेरा कलेक्शन बढ़ जाएगा 120 प्लस 12%, 126.4। हाँ, परचेज मेरा उसी दाम पे होगा, कैश फ्लो तो उतने पे ही होगा 89.6, खर्चा तो मेरा वही होगा 4। इस समय मुझे जीएसटी बहुत कम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आउटपुट जीएसटी है 14.4 और मेरा आईटीसी है 9.6, मुझे देना पड़ेगा कितना? 4.8। इस बार मेरा सरप्लस देखो आप कितना हो गया। इस बार मैंने अकाउंट्स ने यूज किया, मैंने पैसा यूज किया कैश बुक, तो इस बार मेरे पास कितना पैसा आ गया? 4, 4, 8 और 90, 98। इधर से 26। सही है ना? 4, 4, 8, 98, 99, शायद 27 है। ये 124 है। अच्छा, 134 कितना आया? 36। Huge difference. And the gap can be analyzed. Simple gap है, एक ही गैप है जो बार बार आ रही है। कितने का गैप है बताओ? 36 माइनस 15.2, गैप है 20.8 का। और 20.8 में गैप क्यों आया? क्योंकि आपकी आईटीसी मर रही है। कितने की? 9.6। भाई कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, चेक कर लेना। ये 9.6 और उधर आपको जीएसटी जेब से देना पड़ रहा है 1.2। गैप का एनालिसिस एकदम सिंपल है। आईटीसी मर रहा है और जीएसटी जेब से दे रहे हो। कैसे मूर्ख हो, कंपोजिशन स्कीम लेके बैठे हो। हाँ, आईटीसी मर रहा है और जेब से टैक्स दे रहे हो, दोनों मिलाकर नुकसान। कैलकुलेशन क्लियर। तो यदि आप अपने को कोई बोले तो भैया आपने बोले हाँ बताते हैं कितना सेल, सही सेल तो 140, तो 1.4 तो आप बर्बाद कर रहे हो अपना, जो इसने पकड़ लिया।
अब बताओ आईटीसी कितनी थी है? आईटीसी तो अपनी 100 लाख की परचेज है, 12%, 12 लाख और बर्बाद करो 13.4, 13,40,000 में तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा देता हम दरवा ले रहा मूर्ख, इसलिए तुम कंपोजिशन। अब बस एक लौती बात बता दो, कस्टमर दे देगा ना टैक्स का पैसा? यदि दे देगा तो बिंदास कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओ, ठीक है? अरे हाँ पक्का, कभी गड़बड़ नहीं करोगे ना क्लाइंट और के सामने। ऐसे ही पढ़ो ना, बस अपने क्लाइंट के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों फालतू एग्जाम करते रहते हो? तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, एक बार पीएल और एक बार कैश बुक। ऐसे पूछ लेते हम लोग से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, चलते फिरते पूछ लेते हैं। मैं होम्योपैथी, हमारे यहाँ डॉक्टर है, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है, आई होप टर्नओवर दिखाते होंगे 70-80 लाख का है टर्नओवर, 4-5 करोड़ का, भयंकर सेल है भाई लाइन से कस्टमर बैठे रहते हैं। तो मैं भीतर गया अपनी बीमारी दिखाने, बोले मुंह दड़ो जी, आओ बैठो, और वहीं पे 5 मिनट मेरा काम, 5 मिनट उनका था। दे आर सो फ्रिक्वेंट एंड दे आर हैविंग सो मच एक्सपेक्टेशन कि आप बताइए फटाक से। सर ये मायने नहीं रखते हम लोग के लिए, हम लोग कभी नहीं करेंगे ऐसा काम। चलो क्लियर? डायरेक्टर सामने आ रहा है तेरा, प्लीज दिया कर, तो नहीं ले तब भी उसको दे दिया कर, दिया हुआ पैसा कभी नहीं जाता। हटाई इसको, इरेज मारते हैं। तो आज आपने सीखा कंपोजिशन स्कीम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है सीखना कि इसके रिलेटेड लॉ क्या है, ये जानना जरूरी था कि मुझे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं ऑप्ट करना चाहिए। तो देयर आर 3 डिसाइडिंग फैक्टर जो हमारे दिमाग में इंजेक्टेड है। 1% कितना लग रहा है, आईटीसी कितना बर्बाद हो रहा है, और कस्टमर दे रहा कि नहीं दे रहा ये बता। तो मैंने उनको 1 मिनट में बता दिया, बस वो 5 मिनट एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने उन्हें 30 सेकंड मान से दिया कि कंपोजिशन स्कीम आपको नहीं लेना चाहिए, सॉरी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टमर बाउंस कर जाएगा। सिंपल लॉजिक, खत्म। बोला आप कितना कैसे दाम लेते हो? बोला भैया हम तो एमआरपी देख के ले लेते हैं। बोला फिर आपको कंपोजिशन स्कीम में चले जाना चाहिए, क्योंकि कस्टमर एमआरपी के बाद तो और देना नहीं ना कुछ, तो आपको तो 1% ही देना है, बस खत्म करो। तो बोलो ठीक है, फिर 5-7 मिनट और समझने की कोशिश कर ली वो, लेकिन कंक्लूजन वही है। तो ये चीज बहुत सिंपल है। ओके, बोले इतना जल्दी कैसे बताया? मतलब जैसे आप लोग को समझ में आ जाता है भाई कि हमारी बीमारी क्या है, 1 मिनट में बताते हो, वैसे हमें भी समझ में आती है कि आपकी बीमारी क्या है। हमने कंपोजिशन स्कीम के ऊपर हल्का फुल्का नोटिस किया, ऐसे सम जिनको चाहिए थे कि हमें कॉपी में भी मिल जाते तो मिलेंगे ना, कंपोजिशन स्कीम चैप्टर में मिलेंगे। अभी तो हम लोग इंट्रो कर रहे थे, हम लोग दूसरी कुछ बातें लेते हैं, हम लोग बातें लेते वैल्यूएशन, हल्की सी बात लेते छोड़ देते हैं। हल्का सा टॉपिक देना वैल्यूएशन का हेडर। तो हमारे जीएसटी में वैल्यूएशन बहुत सिंपल है, अति सिंपल है। एक सेक्शन है, सेक्शन 15, सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 15। अब वो बोल रहा है जितने में तुमने माल बेचा, जितने में तुमने सर्विस दी, वही तुम्हारी वैल्यू, प्रोवाइडेड बायर एंड सेलर आर अनरिलेटेड पार्टी। तो जितने में मैं माल अपना बेच रहा हूँ दैट विल बी द वैल्यू। तो ये पेन मैं बेचता हूँ, इनको मैंने 40 में बेचा तो जीएसटी 40 पे दूंगा। चंदन को मैंने पेन 30 में बेच दिया तो इसमें मैं जीएसटी 30 पे दूंगा। मैडम को पेन मैंने 50 में बेच दिया तो जीएसटी 50 पे दूंगा। एक ही पेन में अलग अलग कस्टमर को अलग अलग ढंग से टोपी पहना के बेचता हूँ। तो बोलता भाई वो तुम्हारा बिजनेस है, मुझे मतलब नहीं है, तुम जितने में बेचो उतने पे जीएसटी दे दो। होगा अच्छा, जब ये वैल्यूएशन करेंगे तो आप कोई और टैक्स लेते हो तो वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा। जीएसटी छोड़ के और कोई टैक्स है, जैसे आपको पता है टोबैको पे एक्साइज भी लगती है, जीएसटी भी लगती है, तो टोबैको का एक्साइज का अमाउंट जोड़ दो, उसके बाद जीएसटी लगाओ, तो सर ये तो टैक्स ट्रांसलेटिंग हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो वैट भी तो पहले ऐसे ही लगता था। तो बोल रहे जीएसटी लगाने के पहले आपका जो भी और कोई टैक्स है वैल्यू में ऐड कर दो, उसके बाद जीएसटी लगाओ।
ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। कस्टम ड्यूटी करते समय इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी हमने किया था या इम्पोर्ट ऑफ मटेरियल किया होगा, तो हमने जितने का मटेरियल इम्पोर्ट किया था उसमें जो कस्टम ड्यूटी थी जोड़ के फिर हमने उसके ऊपर जीएसटी लगाया था, याद है? कोई सब्सिडी मिल जाए तो सर कैसी सब्सिडी समझाइए। बहुत सिंपल है सब्सिडी। जैसे 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 ये स्टूडेंट आया मेरे से पढ़ने, बोला सर फीस कितनी, मैंने बोल दी 10,000। बोला सर कुछ डिस्काउंट दीजिए, मैंने बोला नहीं। बोला नहीं सर कुछ तो दीजिए, मैंने बोला नहीं। तो फिर पोथी पंजरी निकाला, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत ही कम है, 3,000 ही है, जेब में 3,000 में पढ़ा दीजिए। मैंने सारा सुना, फिर मैंने बोला नहीं। तो फिर क्या करे? तो मैंने बोला एक काम करो, यहाँ पे बाजू में एक संस्था है, वो ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ने में सपोर्ट करती है। मैंने तुम्हारी सारी केस सुन लिया है, तुम्हारा केस जेन्युइन है, मैं तुम्हें चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम उनके पास चले जाओ, यदि वो आपको स्पॉन्सर कर दे तो कर दे, मैं तो 10,000 लूँगा। एड्रेस दीजिए। और गया वहाँ पे, सारी बात की, उन्होंने मेरे से फ़ोन में पूछा, मैंने बोला वास्तव में ट्रबल आप देख लो। तो उन्होंने 7,000 रुपये का स्पॉन्सरशिप कर दिया। तो ये सब्सिडाइज रेट पे पड़ रहा है और इनका स्पॉन्सरशिप मेरे को कहीं और से मिल रहा है, मेरे को 7,000 रुपये मिल रहा है। अब बताओ मैं जीएसटी कितने पे दूँ? मैंने कस्टमर से तो 3,000 ही लिया है। बात ये स्पॉन्सरशिप पे कहीं और से आ रहा है। जीएसटी कितने पे लूँ? 10,000 पे थी 3,000। लाउडर। एंड आंसर इज ऑब्वियसली 10,000। कोई सब्सिडी मिल रही है आपको तो दैट विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सपोज मैंने इसको बोला कि भाई, ये बोला सर मेरा तो 3,000 ही हो रहा है, मेरे पास ऐसी कोई संस्था थोड़ी है जिसको मैं फ़ोन कर दूँ पैसे दे देगा। तो मैंने इसको बोला एक काम कर, तुझे एक नंबर देता हूँ उसमें बात कर, शायद तेरा काम हो जाए। इसने बोला बताइए कौन सा नंबर? तो मैंने इसको दीदी के बोलो, दीदी के बोलो, मैंने इसको दीदी के बोलो का नंबर दे दिया, जा बात कर ले। और वहाँ पे बात किया, हेलो दीदी हमारे इटा प्रॉब्लम। ममता दी फ़ोन उठाई, यस यस माई सन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो इसने बोलना शुरू किया, मैडम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फलाना है। तो ममता दी का फ़ोन आया, है मुंद्रा तो लड़का है, 3,000 में पढ़ा देना तुम, और 7,000 रुपया हमारा पार्टी का लड़का लो तुमको दे देगा। मैंने बोला ओके मैम थैंक यू। और 3,000 रुपया मुझे इन्होंने दिया और 7,000 रुपया ममता दी के यहाँ से आया, ममता दी का साइन किया हुआ चेक। बढ़िया बात। अपने पास 10,000 रुपया आ गए। इस बार जीएसटी कितने पे? इस बार 3,000 पे। सब्सिडी यदि गवर्नमेंट से मिले तो दैट विल नॉट बी एडेड टू वैल्यू, और सब्सिडी किसी और से मिले तो दैट विल बी एडेड टू वैल्यू। कैन यू टेल मी द लॉजिक बिहाइंड दिस? यहाँ पे आप एकदम ठंडे हो जाते हो, आपको लगता है ये क्या पूछा, मरवाएगा। लॉजिक कोई एग्जाम नहीं पूछता, लॉजिक कोई एग्जाम नहीं पूछता, लेकिन लॉजिक के बिना कोई चीज आपकी अपनी होती भी नहीं है। आपको अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपके अकाउंट्स वाले सर ने 11-12 में आपको लॉजिक दे के पढ़ाया था। आपको ये फाइनल की पढ़ाई एकदम अच्छी नहीं लगती क्योंकि फाइनल के टीचर्स आपको लॉजिक देते कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ये लॉ है, सुनो याद करो, बोलो तो मैं 7 बार तुम्हारे साथ बोल देता हूँ, बस 7 बार बोल दिए, जाओ ऐसा करो तथास्तु। लॉजिक देने का टाइम नहीं है, टीचर की कोई गलती नहीं है। लॉजिक देने से बच्चे उलपटान फिर लिखते हैं एग्जाम में बिकॉज। टैक्स में कौन बिकॉज लिखता है? बिकॉज लॉजिक दिया है ताकि चीजें तुम्हारे रिटेन रहे। लॉजिक एग्जाम में लिखने क्यों गया? लॉ की कोई लॉजिक नहीं होती, पक्का है। लॉ सिर्फ फॉलो किया जाता है। देयर आर 2 इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, लिटरल इंटरप्रिटेशन एंड पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब जो लिखा हुआ है चुपचाप वही है बस, और पर्पसिव इंटरप्रिटेशन मतलब जो लिखा हो उसके पीछे लॉजिक क्या है ये ढूंढो। तो नो वन कैन गो फॉर द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट कोर्ट। लेकिन सिंस हम लोग लॉयर है और हमारा तो डीलिंग ही कोर्ट से है, इसलिए हमें पर्पसिव इंटरप्रिटेशन आना चाहिए ताकि हम दरकार पड़ने पे लॉ को उसकी ड्यूटी, कोर्ट को उसकी ड्यूटी बता दे कि इसका पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करना आपके डोमेन में है। तो आप देखिए ना कि इसका पर्पस ये था परंतु इन्होंने ऐसे कर दिया। एकेडमिकली सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो सर एकेडमिकली पढ़ाई ना, एग्जाम में पास होना है, तो एकेडमिकली भी तो याद करने के लिए लॉजिक हो तो अच्छा बात रहता ना। अच्छा ठीक है, हाँ तो वापस आओ। गवर्नमेंट सब्सिडी लेस नहीं होती
सॉरी ऐड नहीं होती और कोई सब्सिडी ऐड हो जाती है, वाई 10? मैडम स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा है ना पैसा, तो सेंट्रल के पास भी तो 9%। हाँ ट्राई, खुद के पैसे पे टैक्स दे रहा है भाई, समझो ना, वही बात वो भी बोल रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है ना, सेंट्रल क्यों लॉस खाएगा? सेंट्रल बोलेगा मैं तो मेरा टैक्स दे दो 9% है। मैं बताता हूँ, हमारा देश कोई भी हाल पे इतना दरिद्र नहीं है कि ये टीचर 3,000 में पढ़ाने के लिए रेडी है, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन उसके भी आप में 7,000 देने के लिए रेडी है, लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है कि भैया मेरे को तो मेरा 18% पूरा 10,000 पे दे दो, ये 3,000 7,000 मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 3,000 ये दे रहा है, 7,000 वो दे रहा है, तो तुम मेरे को तो जीएसटी 18,000 पे दे दो, 10,000 पे दे दो। तो हम लोग बोलेंगे कैसी गवर्नमेंट है तू? हाँ वो चैरिटेबल ट्रस्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, तुम सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि मैं तो जेब से अपने जीएसटी देने से रहा, मैं तो बोला भैया 10,000 पे 1,800 जीएसटी और लगेगा, आप लोग देख लीजिए। तो ये बोला भैया मैं 3,000 पे दे देता हूँ, वो बोला भैया मैं 7,000 पे दे देता हूँ। तो बेचारे दोनों लोगों का लोड बढ़ा, गरीब आदमी भी तकलीफ पाया और उधर वो चैरिटेबल संस्था भी तकलीफ पा रही है। हम बोल रहे हैं भैया हम तो वही, और गवर्नमेंट बोल रहा है हम तो पूरे 10,000 पे लेगा। वाह, यदि ये चीज़ नहीं डाली जाती ना तो हम लोग बड़े चोर इंसान, हम लोग बहुत चोर इंसान है, अति चोर इंसान है। पूरी हम लोग टैक्स करने में एक्सपर्ट, टैक्स की चोरी करने में हम लोग एकदम एक्सपर्ट है। देखो कैसे, सपोज गवर्नमेंट बोल देता कि सब्सिडी पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो हम लोग हमेशा ऐसे करते कि जब भी किसी को माल बेचना रहता तो हम लोग यही दिखाते कि हमने 3,000 में माल बेचा है। ठीक है, इसको बोलते भाई साहब एक काम करो, 3,000 हमें दे दो, 7,000 रुपये हमारी संस्था को दे दो, और ये 7,000 रुपये हमारी संस्था में डोनेशन काटते चला जाता। बाद में हमारी फाइल को ठीक करने के लिए हम वहाँ से पैसे अपने फाइल में ले लेते और फिर बोलते हमारी तो सब्सिडी मिल गई है ना। क्योंकि हर बार ऐसे ही दिखाएंगे क्या कि 10,000 का माल 3,000 में बेचा, 10,000 का माल 3,000 में बेचा, तो गवर्नमेंट बोलेगा बेटा धंधा कर रहा है कि क्या कर रहा है ना, दुकान बंद कर अपनी। तो फिर हम लोग को गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग तो देखिए बिहार में सुपर 30 चला रहे हैं, सब बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, और ये संस्था हमें डोनेशन दे देती है। लिटरली हो कुछ नहीं रहा है, ये सारे पैसे वो लोग से वहां पे लिए जा रहे हैं, वहां से अपनी फाइल में डाले जा रहे हैं, वाया लिए जा रहे हैं, बच्चों से पैसे ऐठे जा रहे हैं, लेकिन नाम रख दिया सुपर 30 और दिखा रहे हैं क्या, अरे सुपर 30 तो चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बोलो जेन्युइन आदमी। मैं अपनी दुकानदारी बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि मुझे टैक्स देना नहीं है, इसलिए मैंने ऑन पेपर दिखाया मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। रियली में मैं कोई बच्चों को फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब बच्चों से डोनेशन ले रहा हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपने दिखाने के लिए हाउ माई धंधा इज़ वायबल, मेरे खर्चे कैसे मेकअप होते हैं, तो फिर मैं वहाँ से सब्सिडी दिखवा देता हूँ, और इस तरीके से मैं टैक्स इवेड करूँगा। तो गवर्नमेंट ने बोला सुनो सिर्फ एक की सब्सिडी जेन्युइन है, बाकी सब की सब्सिडी फ्रॉड है, साले सब तुम लोग चोर हो। इसलिए एक की सब्सिडी मानी जाएगी जेन्युइन, गवर्नमेंट की सब्सिडी, वो खुद गवर्नमेंट दिया है तो भैया ये तो आप ही दियो, ये तो जेन्युइन है, हाँ चलो ये जेन्युइन है। और बात की कोई भी आपको सब्सिडी दे तो गवर्नमेंट उसको डाउटफुल नजर से देखती है, हटाओ इसको नहीं मानेगी, इसको वैल्यू में ऐड करो, जीएसटी पूरे पे लो। लॉजिक क्लियर? तो सर कोई भी सब्सिडी हो ऐड कर दो। दो बातें आ जाए, सारे टैक्सेस ऐड होंगे, दूसरी बात सारी सब्सिडी ऐड होगी एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट। तीसरी बात, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर वो वैल्यू में ऐड होगा, लाइक पैकिंग चार्जेस, फ्रेट एसेट्रा, ये सब वैल्यू में ऐड होंगे। कोई भी डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, प्रेजेंट डिस्काउंट, फ्यूचर डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट है वैल्यू से लेस होगा। और कोई भी खर्चा जो कि वेंडर को करना चाहिए था, कोई भी खर्चा जो कि सप्लायर को करना चाहिए था, सप्लायर के बिहाफ में वेंडर ने कर दिया, तो वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर बॉन्ड बाय द वेंडर शैल बी एडेड टू वैल्यू। फाइनली हो गया वैल्यू। इतना सही चैप्टर है, आपके पूरे सिलेबस में इतना सही चैप्टर है। ये अलग बात है वैल्यूएशन क्लास 3 क्लास पढ़ाऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन मेजरली आपका बात हो गया। क्या हो गया, लिख लो फटाफट। पहला, ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द असेसेबल वैल्यू।
Transaction value shall be the assessable value provided buyer and seller are unrelated party. Provided buyer and seller are unrelated party. दूसरा, all incidental expenditures shall be added to value. पानी, जल. All incidental expenditures shall be added to value. Next, all subsidies shall be added to value, excluding government subsidy. अब और क्या बचा? All discounts shall be subtracted. Cash discount, trade discount, present discount, future discount. All discounts shall be subtracted. All taxes shall be added, excluding GST. All taxes shall be added, excluding GST. और क्या था? Any other obligation of the supplier, any other obligation of the supplier borne by recipient. Any other obligation of the supplier borne by recipient. चलो फाइन, इतनी सी बात आपको वैल्यूएशन में हमेशा ध्यान रखनी है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ओके, इसके ऊपर अभी अपने कोई सम्स नहीं बना रहे, सम्स बाद में होते रहेंगे. नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं. वी हैव डन वैल्यूएशन, वी हैव डन कंपोजिशन स्कीम, वी हैव डन कॉम्पेंसेशन सेस. हम लोग आ जाए किस कौन से बात पे? आरसीएम. आरसीएम आरसीएम के 3 सेक्शन है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के 3 सेक्शन है, या ऐसे बोलो 2 सेक्शन है, तीसरा तो दूसरा. चलो 2 सेक्शन ऐसे जो आरसीएम को गवर्न करते हैं. सेक्शन 9(3), सेक्शन 9(4). व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? आई होप ये सबको क्लियर है. फिर भी एक बार देख लो, सप्लायर है, रेसिपिएंट है. नॉर्मली जीएसटी ऐसे मूव करता है, रेसिपिएंट सप्लायर को देता है, सप्लायर गवर्नमेंट को देता है. दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड मैकेनिज्म. ये नॉर्मल जीएसटी का मैकेनिज्म है. लेकिन आरसीएम में क्या होता है? डायरेक्ट रेसिपिएंट ही गवर्नमेंट को दे देता है. फर्क कुछ नहीं पड़ा. देखो, इसमें भी ऐसे भी रेसिपिएंट बेयर कर रहा था, वो इसे दे रहा था, यहां से पैसे ऐसे आ रहे थे. लेकिन इसमें डायरेक्ट रेसिपिएंट ने गवर्नमेंट को दे दिया. पहला क्यों? वही आरसीएम. ऐसे भी आरसीएम में यही बियर कर रहा था, ऐसे भी यही बियर कर रहा था. तो फिर जब यही बियर कर रहा है तो ऐसे ही आने देते, इनडायरेक्ट टैक्स का कल्चर रहने देते. अचानक आपने ऐसे क्यों कर दिया? आपने फॉरेन में सप्लाई किया कि फॉरेन से रिसीव किया है? मतलब आप इंपोर्टर हो. एग्जैक्टली. ऐसा इसलिए क्योंकि हम सप्लायर के ऊपर कोई बर्डन नहीं रखना चाहते. इस केस में तो सप्लायर के ऊपर बर्डन है, टैक्स बियर ये कर रहा है और फॉर्मेलिटी बियर ये कर रहा है. हाँ बोलो. फॉर्मेलिटी इसको बियर करनी पड़ रही है, रिटर्न कौन भरेगा? ये.
टैक्स कौन जमा करेगा? ये असेसमेंट कौन किसका होगा? इसका अपील किसका टेंस में होगी? कोर्ट केस किसके ऊपर चलेगा? इसके ऊपर। जेल कौन जाएगा? ये। तो ऐसा मत समझो कि सारा टैक्स वो बियर कर रहा है, इसको क्या जा रहा है? अरे इससे क्या जा रहा है? यही बर्बाद है बेचारा, है ना। और इसमें हमने इसको पूरा रिलैक्स कर दिया। इस केस में टैक्स भी बेचारा ये देगा और फॉर्मेलिटी भी बियर यही करेगा। अरे यार, बात क्लियर? कौन सा बेटर हुआ? बस जहां जहां हमें लगा कि सप्लायर को माफ करो यार, क्यों सप्लायर को परेशान कर रहा है, तो उस केस में हमने यही किया। द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंपोर्ट। हमने किससे इंपोर्ट किया? फॉरेन के सप्लायर से। फॉरेन के सप्लायर को आप बर्डन कर सकते हो क्या इंडिया के लॉ का? नहीं, तो हमने इसके ऊपर आरसीएम ला दिया। दूसरा एग्जाम्पल लो तो लीगल सर्विस। लीगल सर्विस ये है लॉयर जो सर्विस दे रहे हैं और ये है क्लाइंट जो की सर्विस ले रहे हैं। सिंस सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉयर से भरा पड़ा है तो उनका वहां पे बायस है, जबरदस्ती का बायस है, बेवजह का बायस है, नॉनसेंस बायस है। इस बात का लॉयर, हम टीचर के ऊपर आप बर्डन डाल रहे हो या आप रिटर्न भरिए, तो लॉयर क्या टीचर से अच्छा काम करने लग गया क्या आजकल? हाँ, डॉक्टर को एग्जाम्प्ट, भाई आप तो भगवान हो, अच्छा, तो डॉक्टर को एग्जाम्प्ट, आप भगवान हो, अच्छा, लॉयर को आरसीएम, आप तो अच्छे इंसान हो। ठीक। तो ये लॉयर को इन्होंने बायस होके लॉयर को रिलैक्सेशन किया कि लीगल सर्विस में हम कुछ नहीं कराएंगे। एक दो बार ट्राई किया था इन्होंने लॉयर के एजेंट्स पे कुछ करने का, तो प्रॉब्लम क्या, हम लोग टीचर्स को गिने चुने हैं। ऐसे तुम लोग बोलते हो गली गली में टीचर क्या है, ऐसे तुम लोग बोलते हो, लेकिन फिर भी टीचर गिने चुने हैं। और लॉयर तो चमगादड़ है, एकदम झुंड है उनका। तभी बार हाईकोर्ट जाओ मालूम पड़ा ये झुंड 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 बहुत है, बहुत बहुत अनगिनत है। धड़ 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 लॉयर बन रहे हैं। तो ऐसे में लॉयर से 15 लेने पे जोर का यूनियन अगेंस्ट हो जाता है, इसलिए लॉयर से लोग 15 नहीं लिया, लॉयर को आरसीएम में डाल दिया। यानी लॉयर को भी जीएसटी नहीं देगा, ना जीएसटी देगा, ना जीएसटी की फॉर्मेलिटी, बेचारा सारा बर्डन इसके ऊपर, क्लाइंट के ऊपर। ये क्लियर? ये क्या था? 9(3). 9(3) में क्या है? गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफिकेशन डाल दिए हैं कि इन सब सप्लाईज पे आरसीएम अप्लाई होगा। ऐसी आज की डेट में 15, 16, 17 आरसीएम सर्विस की है, गुड्स की अलग। कौन कौन से गुड्स पे आरसीएम अप्लाई होता है ये हमारे सिलेबस में नहीं डाला गया है। आपको जितना सुनना है सुन लो, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं डाला गया है। लेकिन कौन कौन सी सर्विस पे आरसीएम लगता है ये हमारे सिलेबस में है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। 12-13 में से जो कॉमन है 4, 5, 6, 7 वो भी बोल देता हूँ। जैसे जीटीए सर्विस पे आरसीएम है, जैसे लॉयर की सर्विस पे आरसीएम है, जैसे डायरेक्टर फीस पे आरसीएम है, डायरेक्टर की सारी सर्विस पे, जैसे इंश्योरेंस एजेंट पे आरसीएम है, स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आरसीएम है, गवर्नमेंट सर्विस पे आरसीएम है, इंपोर्ट पे आरसीएम है, ऐसे और भी है। ठीक है, ये सब दिया हुआ 9(3) में। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, it can notify class of services on which RCM shall be applicable. Central government is having the power under section 9(3) on recommendation of council. ये दोनों वर्ड हमेशा एक साथ चलेंगे, because central government alone has no power and the council is having only the power to recommend. इसलिए दोनों सेंटेंस एक साथ चलेंगे। As per section 9(3), central government has the power on the recommendation of the council to notify any class of services on which RCM applicable. ये बात क्लियर? 9(3) जितनी सारी है मैंने 7-8 एग्जाम्पल दे दिए। अच्छा, इसमें इसी में एक आधी बात और बता दूं। यदि हम लोग इसमें RCM आ रहे, बेचारा टैक्स ये दे रहा है, फॉर्मेलिटी भी इसी के ऊपर है, क्या इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? भाई फॉर्मेलिटी करना है तो रजिस्ट्रेशन करा। क्या इसको रिटर्न भरना पड़ेगा? भाई क्या इसको आईटीसी मिलेगा? अरे
रजिस्टर्ड तो है ही, तभी तो टैक्स दिया है। तो बताओ इसको आईटीसी मिल जाएगा? एंड आंसर इज जिसको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब एक बार ये देगा और फिर आईटीसी ले लेगा। मतलब यदि आप दिन का चिट्ठा समझते हो, ऐसे दो जेब वाला कॉन्सेप्ट, तो इस जेब से निकाल के पैसे इस जेब में डालेगा, यानी कैश निकालेगा, गवर्नमेंट को देगा और वापस आईटीसी ले लेगा। तो इट इज जस्ट कन्वर्शन ऑफ कैश लेजर टू क्रेडिट लेजर। हाँ, चलो भाई, ये सारी तो बातें क्लियर, ये सारी बातें क्लियर। आगे बढ़े। 9(4) क्या है? 9(4) को हम लोग ने जब पढ़ाना शुरू किया था जीएसटी एकदम स्टार्टिंग में, तब हमने इसको नाम दिया था अछूत कॉन्सेप्ट। मैं 2-4 मिनट वो बताता हूं, उसके बाद हम लोग 9(4) में आएंगे। व्हाट इज अछूत कॉन्सेप्ट? अछूत कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हमारे जीएसटी लॉ को जिसने सबसे बेसी बदनाम किया, जिसने जीएसटी लॉ की धज्जियां उड़ा दी, जिसने जन जन को जीएसटी के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, जन जन को, वो है सेक्शन 9(4). मतलब ये अरविंद जेटली साहब की लाइफ की सबसे बड़ी भूल है 9(4). या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, 9(4) लॉ में आ गया, और या फिर ध्यान देते डाला तो बहुत ही इमेच्योरिटी थी उनकी। 9(4). व्हाट इज 9(4)? 9(4) में एक छोटी सी लाइन उन्होंने कानून बनाया। हर कानून छोटा सा ही होता है, बस उन्होंने एक छोटा सा कानून बनाया कि उनका शायद मेंटल स्टेट ये होगा कि अपनी देश को जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिले, शायद वो ऐसा सोच रहे होंगे। तो इन्होंने, उनको लगा कि रजिस्टर्ड बंदा जीएसटी देगा, अनरजिस्टर्ड बंदा तो जीएसटी देता नहीं है, कोई बात नहीं। रजिस्टर्ड बंदा यदि रजिस्टर्ड बंदे को माल बेचे तो अपने पास जीएसटी पहुंच जा रहा है। रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड को भी माल बेचे तो ये भले ही अनरजिस्टर्ड हो, सप्लायर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी अपने पास आ जा रहा है। अब बचा कौन? अनरजिस्टर्ड बंदा। अनरजिस्टर्ड बंदा यदि अनरजिस्टर्ड बंदे को माल बेचे तब तो कुछ कर नहीं सकते, दोनों ही छोटे हैं, इससे भी जीएसटी नहीं ले सकते, इससे भी नहीं ले सकते। उन्होंने बहुत माथा पची किया, फिर बोला चलो इसको छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने बोला अनरजिस्टर्ड बंदा यदि रजिस्टर्ड बंदे को माल बेचे, इससे तो जीएसटी ले नहीं सकते, तो अनरजिस्टर्ड है, ये तो रजिस्टर्ड है, इससे ले लेते हैं। और उन्होंने दिमाग में क्या आया, इन्होंने सेक्शन 9(4) डाल दिया और सेक्शन 9(4) में लिख दिया एक अनरजिस्टर्ड बंदा यदि रजिस्टर्ड बंदे को माल बेचेगा तो जीएसटी लगेगा, और उसमें आरसीएम लगेगा, द रजिस्टर्ड पर्सन विल पे जीएसटी। और हम लोग तो जीएसटी ऐसे ही पढ़ रहे थे, ये चीज नया नजर आया, ये एक्साइज वैट में था नहीं ऐसा, कभी कुछ 3-4 बार और पढ़ लिए, फिर थोड़ा ऐसे और सोच लिए, इमेजिनेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लॉ तो इमेजिनेशन से बनता ना। इमेजिनेशन में बड़ी अजीब सी बात आई कि मैं थक गया यार पढ़ाते पढ़ाते, हाँ छुट्टी के दिन बुखार के बाद पढ़ा रहे, एकदम थक गया। तो मैंने बच्चों को बोला यार 10 मिनट का ब्रेक लो, मैं थोड़ा चाय वा कॉफ़ी वॉफ़ी पीता आता हूँ। मैं नीचे गया, कॉफ़ी नज़दीक में कहाँ मिल रही है, तो सामने घुंटी वाला था, वो कॉफ़ी बेच रहा था। मैंने बोला भाई कॉफ़ी कैसे? बोला 20 रुपया। मैंने बोला दे भाई 20 रुपये की कॉफ़ी पी। तो ऊपर आया, और ऊपर आते मेरे दिमाग में ठन का टन, वो तो छोटा सा दुकानदार है और मैं तो ठहरा रजिस्टर्ड, तो इस 20 रुपये पे अब जीएसटी मुझे देनी पड़ेगी। मेरे को बात समझ में नहीं आई। मैं डोसा खाने गया नीचे वही घुंटी वाले से, फिर मेरे दिमाग में वही बात आई, यार ये भी तो अनरजिस्टर्ड, इसका भी जीएसटी मुझे देना पड़ेगा। और ये बात जब जब मेरे दिमाग में टन टन की, फिर मैं सेमिनार लेना शुरू किया, लोगों से मिला और लोगों से मिल मिल के उनको बताया कि देखिए ये है जीएसटी। आज की डेट में आप हो रजिस्टर्ड बंदे, आपके ऊपर देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। सेमिनार में तो सब बैठे ना, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब बैठे हैं, छोटे लोग भी बैठे हैं, बड़े लोग भी बैठे हैं, सभी सुनना है, बताइए सर जी जीएसटी क्या होती है। तो हमने बोले देखिए रजिस्टर्ड बंदो, आप लोग के साथ कितना अन्याय हो रहा है, बताइए आप क्या चीज़ में डील करते हो। बोला कपड़े में। मैंने बोला बताइए कपड़े में जीएसटी रेट क्या होती है। बोला सुना है 5% होती है। मैंने बोला बहुत सही, इनके लिए तालियां बजाई जाए, ये सब ड्रामा। अच्छा बताइए कपड़े पे जीएसटी रेट 5%, इस बॉटल पे बताइए क्या जीएसटी रेट है। बोला सर इसी तो नहीं पता। अच्छा छोड़िए, कॉफ़ी पे जीएसटी रेट बताइए। बोला सर उसका तो नहीं पता। पेन का जीएसटी रेट बताइए। सर उसका तो नहीं पता। सर आपको सब पता करना पड़ेगा। कैसे?
क्योंकि जब आपको भूख लगेगी तो आप नीचे जाके कॉफी पिएंगे। हाँ, ऑब्वियसली कॉफी वाला तो एक छोटा मोटा वेंडर है, वो अनरजिस्टर्ड वेंडर है। हाँ, तो जब उससे आप कॉफी पिएंगे तो 20 रुपए की उस कॉफी पे जीएसटी आपको देना पड़ेगा, और इसलिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कॉफी पे जीएसटी क्या होती है, और फिर दिखाना पड़ेगा। और इस तरीके से इस मामले को हमने इतना एग्जीजरेट किया। आपने यदि किसी अनरजिस्टर्ड बंदे से पेन ले लिया, एक 10 रुपए का मामूली छोटा सा पेन, तो ध्यान रखिएगा आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। 9(4) कहता है। सब समझ ले जीएसटी लॉ किसी पागल ने बनाया है। खैर, रजिस्टर्ड बंदे ऐसे राजी हो रहे थे, मतलब रजिस्टर्ड बंदे परेशान थे, ये क्या लॉ आया है। अनरजिस्टर्ड बंदे बोला हाँ ठीक, मरो सालो, तुम लोग मरो, बहुत पैसे कमाए हो ना, मरो अब, मोदी ठीक किया। तो अब हम लोग अनरजिस्टर्ड बंदे के ऊपर टर्न किया, ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे के ऊपर टर्न किया। अब आप लोग की बारी। वो डर गया साला, हमारे क्या बोलेगा। अब सर आप बर्बाद हो जाए। बोला कैसे बर्बाद हो जाए। मैंने आपने इनके चेहरे पे भी सितन देखी। बोला हाँ देखी। इस सितन का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट देखिए, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा और किसी लोकल वेंडर से कॉफी पीना बंद कर देगा। वो बोल रहा है सर मैं 20 रुपए में बेच रहा हूँ। बोला मैं 30 रुपए में जाके काउंटर पे बैठ के पी लूंगा, लेकिन पीऊंगा अच्छी दुकान से। तो मैं 30 रुपए की बड़ी दुकान से कॉफी पी लूंगा, 20 रुपए की लोकल वेंडर से कॉफी नहीं पीऊंगा। 10 रुपए का पेन लेना, मैं मॉल चला जाऊंगा, लेकिन तेरे छोटी सी दुकान से मैं कभी पेन नहीं लूंगा, क्योंकि इन सब में मेरा हुज्जत बढ़ता है, मैं लूंगा ही नहीं, दूर। तो ऐसे में अल्टीमेटली बिजनेस आप लोग का खराब होगा। आप लोगों को ये लोग अछूत की तरह ट्रीट करेंगे कि तेरे से माल खरीदूंगा, मेरे ऊपर टेंशन आ जाएगा, मेरे ऊपर 9(4) आ जाएगा, मैं तेरे से माल लूंगा ही नहीं। तो ये लोग आपको अछूत की तरह ट्रीट करेंगे, आप लोग का धंधा चौपट हो जाएगा। लिटरली यही हुआ, लिटरली यही हुआ। सभी रजिस्टर्ड बंदे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, टेंडर भरती थी, तो उन्होंने अनरजिस्टर्ड बंदों के टेंडर रिजेक्ट कर दिए। We are registered, we'll deal with the registered. We don't want to burden all these 9(4) and whatever. अपने पास तो 100 टेंडर आए यार, सभी का मोटा मोटी दाम रहता है। छोटे लोग कौन सा तो माल अच्छा सप्लाई करेंगे, पहली बात। और दूसरा, छोटे मोटे लोग हैं, पता नहीं बाद में कौन इज्जत करे उनसे। हटाओ, 9(4) के कारण 9(4) ग्राउंड पे इन लोग को रिजेक्ट कर दिया। अब अनरजिस्टर्ड बंदे इतने भय खाए, दौड़ दौड़ के रजिस्ट्रेशन करा लिए, बिकॉज जीएसटी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन तो परमिटेड था। हम लोग भी अछूत नहीं है साहेब, हम भी रजिस्टर्ड हो गए हैं, हमारा भी टेंडर ले लीजिए। और ले धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन दमादम जीएसटी में, और फिर वो 37 रिटर्न का बर्डन। 9(4) ने जीएसटी तो कुचल दिया। सिर्फ 2 महीने के अंदर इन्होंने नया नोटिफिकेशन लाया। 1/7 को जीएसटी लॉ आया, 1/9 को। उसी समय सब लोग सेमिनार में जा के सुनते थे। आई रिमेंबर माई फर्स्ट सेमिनार इन दिस क्लासरूम। जैसे जीएसटी जिस दिन आया 1 जुलाई को, उसके अगले दिन यहाँ पे हमने एक सेमिनार कंडक्ट किया था। द डे वॉज वेंसडे, नॉट संडे। और मुझे अच्छे से याद है, उसमें हम लोग ने बोला था भैया आप लोग नाम लिखा दीजिए, क्योंकि जगह हमारे पास कम है। 400 लोगों ने नाम लिखाया। हमने 200 को फ़ोन करके मना किया, और फिर भी जितने आए वो सब भर दिया, वहाँ तक भर जाए। कल जीएसटी आया था, आज हमने सेमिनार डाला व्हाट इज जीएसटी। इतना क्रेज था लोगों में। उसी समय 2 महीनों में लोगों ने जीएसटी सुना, और उसी में हमने वो पंच किया, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात थी, बोलने में मजा आता, उनके चेहरे पे डर देखने में मजा आता। अबे ये होगा, अबे ये होगा, मजा आया। हमारी दुकानदारी चली, हमने मठार के बताया, पब्लिक ने ताली बजाई, हमें और मजा आया, हमने और मठारा। किसका फूटा? जीएसटी का। जीएसटी का माथा फूटा। अबे क्या लॉ बनाया है। 2 महीने के अंदर नोटिफिकेशन लाया उन्होंने कि 9(4) अप्लाई नहीं होगा उन केसेस में जहां पे 1 दिन की अनरजिस्टर्ड बंदों से परचेज 5,000 रुपए तक हो। मतलब चाय, कॉफी, डोसा, इडली, पेन वेन सब आउट हो जाए। 1 दिन का 5,000 रुपए तक अनरजिस्टर्ड बंदे से लेना अलाउड है। फिर भी हम चुप नहीं हुए। और अनरजिस्टर्ड बंदे जिनका टेंडर रिजेक्ट हो रहा था, वो कॉन्स्टेंटली गाली दिए जा रहे थे। 2 महीने के अंदर, मतलब 2 महीने के बाद फिर 2 महीना, 4 महीने के अंदर इन्होंने 9(4) को एबोलिश कर दिया। 9(4) विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। 9(4) विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। तब तक तो
94 अपना तबाही कर चुका था, तब तक जीएसटी ऑलरेडी बदनाम हो गया था। जीएसटी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। एग्जैक्टली ये गाना बैठता है इसके ऊपर। दिस वॉज 94, अछूत कॉन्सेप्ट। हटाते हैं। आज की डेट में 94 है क्या? फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। हिम्मत है, इन्होंने हटाया नहीं, डिलीट नहीं किया, इज्जत रहा अपना। और फिर इन्होंने 94 को रिवाइव किया। अभी बोल रहे हैं कि 94 उन लोगों पे लगेगा जिसको हम लोग नोटिफाई करेंगे, उन सिचुएशंस पे लगेगा। मतलब if a registered person make a purchases from an unregistered person, then 94 will be applicable in the notified cases. हाँ, हमें लगा कि ये लोग मरे नहीं लाएंगे 94, बस अपना इज्जत बचाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन अभी रिसेंटली इन दिनों इन्होंने ला दिया और बहुत ही अच्छे ढंग से लाया, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से। जितना वो बैडली फ्रेम था उतना ही अच्छे जेन्युइनली फ्रेम्ड है। तो वापस 94 अब हमें सीखना पड़ेगा। पहले तो अछूत था, अब तो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। 94 अभी लाया इन्होंने एक इंडस्ट्री के ऊपर, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये जीएसटी का सबसे प्यारी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। जीएसटी ने इसको बहुत डैमेज किया है। क्यों डैमेज किया है? कि सर्विस टैक्स में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे सिर्फ 5% सर्विस टैक्स लगता था। इन्होंने जब जीएसटी लाया तो इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को 12% जीएसटी देना पड़ेगा, बदले में इनको हम लोग आईटीसी अलाउड करते हैं। जब सर्विस टैक्स लॉ था तो ये था कि कंस्ट्रक्शन पे सर्विस टैक्स 5%, कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये पब्लिक हमेशा नाखुश रहता है, सर मेरे को नुकसान हो रहा है सर। जैसे होता है ना, कोई भी टाइम रख दो कोई ना कोई रोई रही, तो वैसे कुछ ना कुछ टैक्स रख दो कोई ना कोई तो रोई रही। तो सर हम लोग का तो लोहा पे भी जीएसटी लगता है सर, तो आईटीसी तो देना ही पड़ेगा सर। ऐसे गए होंगे बहुत सारे कंप्लेन गए होंगे। तो बेचारे जीएसटी लॉ ने सोचा कि बहुत कंप्लेन आ रही है, आईटीसी अलाउ कर देते, जीएसटी 12 कर देते। और इन्होंने बोला आईटीसी अलाउड और जीएसटी रेट 12%। अब पब्लिक जब बेचारा फ्लैट लेने जा रहा है 1 करोड़ का फ्लैट, और जब उसको मालूम पड़ता है 12% जीएसटी और 8% स्टैम्प ड्यूटी, मतलब मैं 1 करोड़ का फ्लैट लूंगा तो 12 लाख रुपया जीएसटी दूंगा और 8 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी दूंगा, 20 लाख रुपया लेना ही नहीं है मुझे फ्लैट, बात भाड़े पे रह लूंगा, लेना ही नहीं है मुझे फ्लैट। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बैंड बज गया, 12% जीएसटी लेगा, लेंगे नहीं, चल बात यहां से। बहुत नुकसान किया इसने कंस्ट्रक्शन को। ऐसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डाउनफॉल पे था, ऊपर से 12% का बर्डन। साल भर तक तो इनको बुद्धि नहीं आई, फिर अचानक बुद्धि आई, और बुद्धि भी ऐसी आई थी धटाक से बोलने लग गए कि जीएसटी की रेट 5%, आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन तब तक तो नुकसान हो चुका है। उस नुकसान की भरपाई के लिए फिर बोलते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में जीएसटी की रेट सिर्फ 1%, आईटीसी नहीं मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसेज में जीएसटी की रेट 1%। अफोर्डेबल हाउसेज मतलब छोटे सा हाउस, 45 लाख रुपए तक के हाउस, ऐसे समझ लो आप। यानी 45 लाख रुपए का छोटा सा घर है तो 1% जीएसटी लगेगा। प्रभिदा सुनते नाराज हो जाते हैं, तो जी प्रभिदा ने अभी अभी जो छोटा सा फ्लैट लिया है 20-1 लाख रुपए का, तो उनको जीएसटी भी 5% देना पड़ा। 5% दिया प्रभिदा, 12% दिया? अच्छा नया फ्लैट दिया नहीं। तो उस समय प्रभिदा में से पूछ रहे थे मेरे ऊपर कितना लगेगा, बोला आपके ऊपर 1% नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्कीम आने के पहले का दर है। खैर एनीहाउ, उन्होंने क्यों नहीं दिया वो बाद में बात करेंगे। तो क्या हुआ फाइनली, 45 लाख के नीचे का दर है, छोटा सा दर है, तो जीएसटी की रेट 1%, प्रोवाइडेड आईटीसी नहीं मिलेगा। 45 लाख के ऊपर के रेसिडेंशियल फ्लैट है 5%, आईटीसी नहीं मिलेगा। कमर्शियल बिल्डिंग है 12%, आईटीसी मिलेगा। जाओ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का 3 क्लासिफिकेशन हो गया, 1%, 5%, 12%। फिर मोदी सरकार है ना